हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है कितनी तारीख को पक्का हो गई है, 18 तारीख को पक्का हो रखी है कि भाई एग्ज़ाम होगी ही। तो हमारे पास क्या है, बहुत कम समय है। तो इसका सबसे अच्छा है कि भैया प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हमें सोल्व करके देखना है, और कौन कौन से क्वेश्चन हमें करना है, कौन कौन से छोड़ना है, ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा ना हो कि सीजीएल लेवल के हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें अभी से ही, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, जो भी आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हुए हैं उनके क्वेश्चन को लगाना है, और हमें क्या करना है, इसकी रेंज देखनी है कि इसकी टफ कितना टफ है, ये कितना मतलब कम टफ है कि ज़्यादा टफ है, ये देखना हमें। तो ये सब देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए मैं आज 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो 16 से विभाजित किया गया है, तो शेषफल ज्ञात करें। क्या बोला है कि ऐसी 3 अंकीय छोटी संख्या लेनी है जिसे हमें 13 से विभाजित करना है। तो देखो, 13 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। एक तो वो 1000 हो जाती है ना, सॉरी 100 हो जाती है, जो 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या होती है। पर हमें 100 नहीं लेना है, क्यों। हमें बोला है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, एक तो होता है 13 अठे 104, ये सबसे छोटी हो गई। ये 13 अठे होता है 104, हम देखते हैं 13 सतह कितना होता है, 13 सतह होता है 91। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली जो 13 से विभाजित होती है वो कौन सी हो जाएगी, 104। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि इससे अगर हम 16 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल कितना आएगा। किसे, ये जो है 104 को जब हम 16 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा। तो आप सभी को पता है कि 16 सतह कितना होता है, 112। तो ये तो इससे बड़ा हो गया, मतलब ये तो हम नहीं ले सकते। दूसरा, 16 छंग 96 होता है, हाँ ये ले सकते हैं हम क्योंकि ये इससे छोटा है। तो 16 छंग 96 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर, 8। और यही हमसे पूछा है कि जब हम 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 104 थी, उसको 16 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है, 8। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा 8 होगा। तो ये हो गया हमारा डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6561 के वर्गमूल, इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल को ज्ञात करके इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करना है। मतलब पहले तो इसका वर्गमूल करना है, फिर जो इसका वर्गमूल आएगा उसके वर्गमूल से हमें विभाजित करना है, ठीक है। वर्गमूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6561 का हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो इसकी जो सबसे आसान ट्रिक होती है वो क्या होती है, देखो पहले तो हमें ये नंबर लिख लेना है 6561, और पीछे से हमें दो दो जोड़े बनाने हैं, है ना। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ये हमें जो है इकाई अंक बताएगा, है ना। और ये उसके बाद वाली संख्या, इकाई अंक इससे पता चल जाएगी और बाद वाली संख्या इन दोनों से पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो, जो हमारे को इकाई अंक पता करनी है, हमें इकाई अंक पता करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 से लेके 9 तक के वर्ग को हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, और इसका इकाई अंक भी 1 ही होता है। उसी प्रकार जो 9 का वर्ग होता है वो 81 होता है, और इसका इकाई अंक 1 होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इकाई अंक है वो या तो 1 होगा या तो 9 का वर्ग होगा, है ना। इकाई अंक में 1 आ सकता है या 9 आ सकता है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 65, जो दूसरी जो हमारे पास बची है 65, इसमें देखना है कि इससे छोटी कौन सा वर्ग बनता है। तो हमें पता है 65 से छोटा जो वर्ग है वो 64 होता है, और 64 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, वो है 8 का, ठीक है।
तो हमारा दहाई में क्या आ गया, 8 आ जाएगा। और इकाई में हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो 1 है और दूसरी जो है 9 है। अब हमें इनमें पता करना है कि ये वर्गमूल किसका है। तो इसके लिए हम इसके बीच की संख्या जो कि 85 को देखेंगे। अगर ये 85 के वर्गमूल से ज़्यादा आता है तो वो 89 हो जाएगा, और कम आता है तो वो 81 हो जाएगा। और इसलिए हम 85 लेके कि 85 का वर्गमूल वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। देखो इससे इसमें क्या होता है, जो 5 होता है उसका पहले वर्ग कर दो, पचम 25 हो गया। और जो दूसरी संख्या बचती है इसमें एक जोड़ के अगली संख्या से मल्टीप्लाई, एक जोड़ो मत, अगली संख्या से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 8 है, अगली संख्या क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो 8 नाम कितना होता है, 72। बस यही इसका वर्गमूल है। तो देखो 6 5 6 1 इससे क्या है, छोटा है, इसका मतलब हमारा जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, 81। हमसे पूछा है कि इसको जब इसके ही वर्गमूल से विभाज्य करते हैं, 81 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 9 का, मतलब इसे हमें 9 से विभाज्य करना पड़ेगा। तो 9 से जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 9। यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। क्या बोला हमसे, अगर किसी के वृत्त के व्यास को दोगुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, दो वृत्त ले लेते हैं। एक क्या है, छोटी व्यास वाला है, कलर चेंज करना पड़ेगा, दोनों कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। देखो, एक तो ये छोटा हो जाएगा वर्ग वृत्त, एक बड़ा वृत्त हो जाएगा, है ना। हमसे क्या बोला इनने कि इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है डी, और जो इसका व्यास है इससे दोगुना है पहले वाले से, तो ये हो जाएगा 2D हो जाएगा, हो जाएगा। और वृत्त का एरिया का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा dy/2 हो जाएगा, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, dy/2 हो जाएगी, और यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। क्योंकि देखो 2d जो है पूरा व्यास है, हमें त्रिज्या निकालना होता है, इसका आधा करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी, d आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको हम दे देते हैं सर्कल 1 नाम, इसको सर्कल 2 नाम। तो हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इस पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 मान लेते हैं स्क्वायर बटा सर्कल 2 को ले लेते हैं, इसका भी क्या हो जाता है पाई r2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये C1 तो यही है और C2 भी यही है, यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपन काट सकते हैं। तो पाई यानी r1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d/2, ये हो जाएगा d/2 का वर्ग बटे r2 को हमने क्या लिखा था, d, इसका हो जाएगा स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, C1/C2, ये हो जाएगा d स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4 इंटू डी स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो अब हमारी वैल्यू क्या बची, C1/C2 इक्वल टू 1/4। अब C2 इधर ले आएंगे और ये 4 गुना हो जाएगी C1 से। इसका मतलब जो क्षेत्रफल C2 का है वो C1 का कितना गुना हो जाएगा, हमारा 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के बैंक खाते में 86.454 रुपए हैं। उसने क्या करा, पहले 55.31 जमा कर दिए और निकाले कितने, 84.33 रुपए। तो देखो जमा कम करें, निकाले ज्यादा, इसका मतलब कि माइनस में चलेगा इसका। देखो उसने क्या करा, -84.33 माइनस कर दिया और जमा कितना करा, 55.31। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया ओवरऑल उसको मतलब माइनस में कितना हुआ उसका। तो देखो यहाँ से 2 बचेगा, 0, ये 9 हो जाएगा, ये कितना 7 और ये 2 हो जाएगा,
ठीक है। तो 29.02 उसने क्या करेंगे एक्स्ट्रा निकाल लिए। उसके पास पहले से कितने थे 86.54 थे, उसने 29.02 निकाल लिए। तो उसके पास कितना बचेगा अब, ये जगह 2 5 16 में से 9 निकालेंगे 7, 7 में से 2 जाएंगे 5। इसका मतलब उसके पास अब कितनी राशि शेष बची है, वो है 57.52 रुपए। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। तो देखो हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, ठीक है। उनने क्या बोला एक संख्या, ये वाली संख्या को पहले क्या करना है 3003 से गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि जो 7, 11 और 13 का जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त है, हमेशा ध्यान रखना है कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है वो 1001 होता है। इसको रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये बहुत सारी क्वेश्चंस में काम आएगा। क्या बोला 7, 11, 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 1001। इससे हमें इसको क्या करना है भाग देना है, 1001 से हमें भाग देना। उसके बाद क्या बोला गया है और फिर स्वयं से विभाजित करना, मतलब ये जो संख्या है x, यहाँ x आएगा तो x से फिर भाग देना है हमें, यही बोला गया है। तो देखो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 1001 3003 से 3 बार कटेगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आ गया 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8 को 5:8 का त्रिगुणा अनुपात है, तो त्रिगुणा अनुपात मतलब ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट करना है इसका, किसका करना है 5/8 का ट्रिपलेट करना। ट्रिपलेट करने के लिए क्या करते हैं, सीधा इसका हम क्या करते हैं क्यूब, क्यूब मतलब घन करते हैं। ये 8 का घन, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 512। ये ये जो अनुपात है ये अब इस अनुपात में आएगा। इसने बोला ना 5:8 का त्रिगुणा करना अनुपात में, ठीक है। तो देखो ये होगा 10x प्लस 5 बटे 42x प्लस 8। अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा 125 बटे 512। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 512 का 10 से करेंगे तो 5 1 2 0 x प्लस 512 का 5 से करेंगे तो ये जाएगा 256 जीरो बराबर, ये हो जाएगा 125 का जब 42 से गुणा करेंगे तो देखो 125 42 को हम तोड़ लेते दो भाग में, 40 और 2 में, तो 125 चौक कितना हो जाएगा हमारा 5000, 5000 मतलब 500 हो जाएगा और जीरो बाद में लगा दिया प्लस 125 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 250। ये कंप्लीट हो गया x से दोनों तरफ, तो इसको कंबाइंड लिख लेते हैं हम साथ में, तो हो जाएगा 5250 x प्लस 125 गुणा 8 कितना हो जाएगा 125 दूना 250, 250 चौक 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब देखो 5250 यहाँ है, जब 5120 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो वो कितना बचेगा हमारा 130 बच जाएगा, और 1000 को जब इधर ले जाएंगे तो 2560 में से 1000 माइनस करेंगे तो वो बचेगा कितना 1560। यहाँ पर x था तो 0 से 0 कैंसल, 13 से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12। यहाँ तक समझ में आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब की। तो देखो x की जो हमारी वैल्यू है 12 है और हमें क्या फाइंड करना है x क्यूब फाइंड करना, मतलब 12 का हमें क्या करना है घन या क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो 12 क्यूब कितना होता है 1728, याद कर लो इसको, क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में समय बचता है हमारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 का पहले हमें क्या करना है वर्ग करना है, इसे इसका हमें अब 40% निकालना है, और फिर जब ये आ जाए तो इसका भी हमें क्या करना है 1/4 निकालना है, इसका आंसर लाना है।
देखो जीरो से जीरो कैंसल, दो दूनी 4, दो पंजे 10, यहाँ ये कट गया, यहाँ से ये 2 बार गया। अब बचा क्या हमारा 40 गुणा 40 बटे में 5 दूनी 10, ये जीरो से ये जीरो गया और 40 चौक 160 हो जाता हमारा। यही हमारा आंसर हो गया, सी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से मान लेते हैं। तो देखो मान लो कि हमने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसे बेचा कितने में, हमने 200 में, 200 में हमने बेचा। अब क्वेश्चन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब क्या बोला, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाता है। बिक्री मूल्य क्या था, ये था, इसका हमें कितना करना है, 3 गुना करना है। ठीक है, 200 का हमें 3 गुना करना है। जो हमने खरीदा इसमें कुछ चेंज करा नहीं करा, तो इसको अपन 100 ही रख देते हैं। इससे जो 200 गुना 300 ये कितना हो जाएगा, 600। अब हमसे क्या बोला है कि जो पहले इसको लाभ मिलता था, पहले लाभ कितना था 100, अभी कितना है 500 का लाभ हुआ। क्या बोला है कि जो पहले लाभ होता था उससे मुकाबले जो अब लाभ हुआ ये 5 गुना हुआ क्या, हाँ हो गया। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा हमारा, वो फाइंड करना है। देखो 100 का लाभ मिलता था और 100 पे मिलेगा है ना, गुणा 100, कितना परसेंट लाभ मिल रहा है यहाँ पर, 100% मिल रहा है। ठीक है भाई, ये तो मानने के लिए था। ठीक है, हमने इसको 3 गुना करा तो 600 हो गया और यहाँ 500 का लाभ मिला। तो क्या हमें जो पहला वाला लाभ था और बाद वाला लाभ इसका 5 गुना है, हाँ है। इसका मतलब हमें 100 का लाभ मिला होगा और 100 ही पे, तो इसका परसेंट निकालने के लिए बस ये कर दो, हमारा कितना आ गया 100%। चलो अगला क्वेश्चन। एक एक्स ने क्या करा, 42,000 में एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत में 6,000 रुपये लगाए। तो देखो इसमें हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमने इसको खरीदा कितना, मतलब सीपी कितनी है। सीपी क्या होता है, कुल मूल्य, है ना, कुल मूल्य कि हमने उसको खरीदा कितने में प्लस उसकी मरम्मत या उसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ भी मान लो, उसको मतलब मरम्मत ही ले लो, कितना पैसा लगा, ये होता है पूरा सीपी होता है। तो हमने कुल मूल्य उसके लिए कितना दिया है 42,000 और मरम्मत में दिया 6,000। ऐसे में हमारा जो मतलब ओवरऑल जो सीपी आया है, मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य आया है, वो कितना हो जाएगा हमारा 48,000। इतना समझ में आया। और उसने इसको बेचा कितने पे है, ये तो इसका सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितने पे है इससे, 54,000 में। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से इसको पता चल रहा है कि लाभ कितने का हुआ है, 8,000 का लाभ, 6,000 का लाभ हुआ है। लाभ हरदम किस पे अपन ज्ञात करते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे। 6,000 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य यहाँ पर 48,000 था, इसका परसेंट ज्ञात करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जीरो गया, 6 8 48, 8 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 12.5% आएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कहाँ है, बी वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 लागत वाली एक वस्तु को 104 में बेची गई तो कितनी छूट की पेशकश की गई। छूट कब मिलती है, एक दुकानदार ने कोई शर्ट है, उस पे क्या लिख दिया, भैया हम इसको 110 में बेचेंगे, पर उसने क्या करा, आपको छूट दी और उसके बाद आपको ये कितने में दी, उसने 105 में दी। यही पूछा है कि उस दुकानदार ने आपको कितने की छूट दी, कितने परसेंट की छूट दी। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कितने की छूट दी, तो यहाँ उसे 5.5 रुपए की छूट दी है ना। और छूट निकालने के लिए डिस्काउंट हरदम, डिस्काउंट परसेंट हरदम किस पे निकाला जाता है हमारा, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पे। और कितना हमें मतलब डिस्काउंट दिया है उनने, 5.5 गुणा 100। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या था हमारा, ये तो छूट तो 5.5 थी, अंकित मूल्य था हमारा 110 गुणा 100%। यहाँ से हमारा परसेंट निकल जाएगा। ये पॉइंट हटा, यहाँ जीरो लगा, इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 11 पंजे 55। इसका मतलब कि उस दुकानदार ने इसे कितने का छूट दिया है, 5% का। तो ये बी वाला हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो यहाँ हमें क्या है, जो मूलधन है वो नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पर सिर्फ ब्याज ही ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है क्या होता है, हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो देखो यहाँ पर 2 साल के लिए उसे कितना ब्याज मिला था, 1600, ठीक है, और 3 साल में उसको ब्याज कितना मिला, 1680। इसका मतलब कि उसे ब्याज पर भी ब्याज मिला होगा। तो ये देखो यहाँ पर तो 1600 था, यहाँ पर 1680 हो गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला होगा उसे, 80 रुपए। और किस पे मिला होगा, पिछले साल के ब्याज पे मिला होगा एक्स्ट्रा, है ना। तो 1600 पे उसे 80 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला, गुणा 100% निकालना है हमें। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 16 पंजे 80। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी हमारी, 5%। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक में होता क्या है। देखो अर्धवार्षिक में क्या होगा, जो हमारा समय है, क्या समय है वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और जो हमारा रेट या दर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा समय कितना था, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष कितने हाफ ईयर्स में, मतलब अर्धवार्षिक में हो जाएगा, 2 हाफ ईयर्स में बदल जाएगा। और हमारा जो दर थी कितनी थी, 4% थी, 4% का आधा कितना हो जाएगा, 2%। ये अर्धवार्षिक रूप से हमें मिलेगा। तो देखो 2 वर्ष के लिए, 2 हाफ वर्ष के लिए हमें 2% मिल रहा है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं। सक्सेसिव लगाने के लिए जो ब्याज है 2+2+2 × 2 देखो ये पहले साल के लिए ब्याज मिला, ये दूसरे साल के लिए मिला, ये पहले साल पे ब्याज मिला है, ठीक है। तो देखो इस टोटल कितना हो जाएगा, 4+0.4, तो ये हो जाएगा 4.04, ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.4, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.04 आंसर आ जाएगा। तो इतना परसेंट हमें ब्याज के रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। तो हम निकाल लेते हैं 25,000 का ये कितना परसेंट होता है, 25,000 का 4.04 कितना परसेंट होता है, बटे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 100 आ गया। अब इस जीरो से, एक जीरो से तो हम एक जीरो हटा देते हैं, चलो ये हट गया। अब 10 है और यहाँ 25 और 404 है, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 चौक 100, बचा कितना 10, 25 का जीरो से करेंगे 0, फिर यहाँ से एक जीरो हट उतर जाएगा, फिर एक बचेगा, 25 चौक 100 और एक 101 हो जाएगा, ठीक है, यही हुआ ना। और बटे में क्या है हमारा 10 है, एक जीरो से एक जीरो और हटा दो, तो हमें कुल ब्याज कितना मिला है, 1,010 रुपए। और हमसे पूछा क्या है कि अब उसे जो 1 वर्ष के अर्धवार्षिक के बाद उसे कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो पहले मूल हमारे पास कितना था, 25,000, उस पर ब्याज कितना मिल गया हमें, 1,010 रुपए का। ऐसे में कुल राशि कितनी हो जाएगी, 26,010 रुपये हो जाएगी। ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,000, ये 37,500 है, वो तो एग्जाम में भी गलती हो गई थी, पर ये 37,500 है, के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है। लाभ क्या होगा, जो वो कैपिटल लेके आया होगा या जो निवेश लेके आया होगा वो कितने समय के लिए लेके आया, वही जो है लाभ होता है।
उसी पे हमको लाभ मिलता है या वही लाभ होता है। ठीक है, तो देखो पहले वाले ने कितना कैपिटल लेके आया, वो है 75,000। कितने समय के लिए लेके आया, कारोबार शुरू किया यदि ए वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के लिए लेके आया, तो 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। और दूसरा कितना लेके आया था, 37,500 लेके आया था। हमें ये नहीं पता कि कितने साल के लिए लाया, हम मान लेते वो 1 साल के लिए उस लाया होगा। इससे उसका जो प्रॉफिट का अनुपात है 3:1 में बढ़ गया। तो 3 एक कम 3, 3 चौक 12, है ना। देखो ये इसका 2 गुना है, तो हमने कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 साल। और गलती से भी ये आंसर मत लगा देना, उसने हमसे क्या बोला कि कितने साल कितने देर बाद आया। तो अगर ये साल भर में ये पूरे 12 साल 12 महीने के लिए हमारे निवेश करा, इसने सिर्फ कितने महीने के लिए निवेश करा था, इसको 8 महीने। इससे क्या पता चल गया कि ये जो है 4 महीने बाद उसमें शामिल हुआ था। बोल रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, बी 8 महीने के लिए वो पूरा शामिल था, 4 महीने के लिए नहीं था, इसका मतलब वो 4 महीने बाद आया है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, ए वाला। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखो उनने क्या करा कि किसी छात्र को 68 नंबर आने थे, पर इसकी जगह पे उसको 88 नंबर दे दिए, जिससे कारण जो प्रत्येक छात्र थे, प्रत्येक छात्र को कितने एक्स्ट्रा नंबर मिल गए, 0.5 मिल गए। सभी को एक्स्ट्रा मिलेंगे 0.5। इसका मतलब प्रत्येक को 0.5 मिला है। तो दो छात्र को मिला के 1 नंबर मिला होगा टोटल एक्स्ट्रा। तो और हमें यहाँ कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, 20 अंक एक्स्ट्रा मिले हैं। तो देखो ये तो छात्र हो गए, दो छात्र को मिला के हमें एक एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं। हमें टोटल कितने एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं, 20 मिले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने 20 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब 40 छात्र उस कक्षा में होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए बी से दोगुना कुशल है। मतलब कुशल की बात करें, एफिशिएंसी बात कर रही है। तो ए जो है बी से दुगुना, किससे, बी से। अगर बी की 1 मान लेते हैं, ए कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, बी सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है सी से 3 गुना, सी से बोला है तो सी को 1 मान लेते हैं, बी को 3 मान लेते हैं। किसी भी जगह पे समान जो वैल्यू है वो अलग अलग नहीं हो सकती, एक ही जने की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ बी की 1 है क्षमता, यहाँ बी की 3 है क्षमता, तो बराबर रहेगी। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास जो है ए बी और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और सी का 1 आ जाएगा। मतलब ये जो अनुपात में इनकी एफिशिएंसी बांट दी हमने। अब क्या बोला, यदि अकेले सी कोई काम को 30 दिनों में पूरा करता है ना। तो देखो टोटल वर्क क्या होता है हमारा, टोटल वर्क जो होता है समय गुना वो कुशल होता है, या एफिशिएंसी मान लो। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, सी का जो समय है वो 30 दिन लगा रहा है और 1 की कुशलता से कर रहा है। इसका मतलब जो कुल कार्य है वो कितना हो जाएगा हमारा, 30 कार्य हो जाएगा। आगे क्या पूछा है कि अगर ये तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसको करने में कितना दिन लगेगा। देखो टोटल कार्य 30 था और तीनों की एफिशिएंसी प्लस हो जाएगी, 6 3 9 और 1 10। इन्होंने ये तीनों मिल के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, वो कर लेंगे 3 दिन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है ना। दूरी तय कर ली, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। पहले हमको वो दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पर किस चाल से वो चल रहा है, 250 की चाल से चल रहा है, और क्या समय लग रहा है उसको, 4 घंटे लग रहे हैं।
इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 1000 किलोमीटर उसकी कुल दूरी हो जाएगी। यहाँ से हमें दूरी मिल गई। अब उसने बोला यदि वो इसे 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है, उसकी चाल क्या हो जाएगी? अब यहाँ से चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? दूरी बटा समय। दूरी हमने निकाली ली है और समय हमें दिया ही हुआ है। दूरी क्या निकाली हमने? 1000 किलोमीटर। और समय क्या दिया हुआ है? 1 घंटा 40 मिनट। देखो, किलोमीटर पर आवर में निकालना, इसका मतलब ये 40 मिनट है, इसको भी हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 40 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए बटे में 60 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 घंटा 2/3 को पूरे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? 3 एकम 3 और 2 5, ये जगह 5/3। इसको काट के हम लिख सकते हैं 5/3। ये जो 3 नीचे है ये ऊपर चले जाएगा, तो 1000 गुणा 3/5। 5 से जब इसको भाग देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 गुणा 3 हो जाएगा 600। इसका मतलब उसे अपनी जो चाल है वो कितनी करनी पड़ेगी? 600 करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करता है, और अगर रुक रुक के चलता है तो कितना कवर करेगा? वो 36 किलोमीटर कवर करेगा। तो हम लाइन ले लेते हैं एक, है ना। देखो, ये 1 घंटे में कितना चल रहा है? 45 किलोमीटर। दूसरा जो है 1 घंटे में कितना चलेगा हमारा? 36 किलोमीटर। 1 घंटे में चली गई कुल जितनी भी दूरी चली गई होती है वही हमारी चाल हो जाती है, ये भी पता होना चाहिए। 1 घंटे में इसने टोटल 45 किलोमीटर चला है। किसने? पहले वाले बस ने। अगर वो रुक रुक के चलता है तो वो 1 घंटे में सिर्फ कितना चल पाएगा? 36 किलोमीटर, यही बोला है। अब ये दूरी बच गई है, ये क्यों बच गई है? क्योंकि ये रुक रुक के चल रहा था। अगर ये रुक रुक के नहीं चलता तो ये भी वो 1 घंटे में कवर कर लेता। हमसे यही पूछा है कि वो कितनी देर रुका है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ वो 45 किलोमीटर चला, यहाँ वो 36 किलोमीटर चला, इसका मतलब वो है 9 किलोमीटर कम चला होगा। 9 किलोमीटर कम चला होगा। तो हमसे पूछा क्या कितनी देर रुका होगा वो 1 घंटे में। देखो, अगर वो 9 किलोमीटर लगातार चलता तो कितने समय में पहुंच जाता, वो निकाल लेते अपन। कितने समय में चला होगा? 1/5। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर मिनट में आ जाएगा, ये होगा 12 मिनट। ठीक है, इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना रुका होगा? 12 मिनट रुका होगा। ठीक है, अगर नहीं रुकता तो 45 किलोमीटर कवर कर लेता। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा? 12 मिनट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है हमें? 5:6 दिया हुआ है। अपन वो डायग्राम ले लेते हैं। क्या बोला है? 5:6, मतलब लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है। ध्यान रखना कभी गलती हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आयत, इसकी लंबाई कितनी है? 5 है, रेशो में है, तो ओरिजिनल x हो जाएगी, x लगा देंगे, यहाँ पर ये 6x हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल तो हमें दिया ही हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। कितना दिया है यहाँ पर? 6,7,5,0। लंबाई कितनी हमारी? 5x है, गुणा चौड़ाई 6x बराबर 6,7,5,0। ये हो जाएगा 30x²। 6,7,5,0 जीरो जीरो हमने काट दिया। 3 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। x² की वैल्यू 225। 225 किसका वर्ग है? वो है 15 का। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15। इससे क्या पता चल गया कि जो हमारी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 75 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। हमसे आगे पूछा क्या है? आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई कितनी है? 75 है। इसका जो क्षेत्रफल था 6,7,5,0 है। जब हम इसको इससे भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 90 बार। इसका मतलब
इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:90। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल निकालना है। अभी मैंने शुरुआत में तुमको एक क्वेश्चन बताया था कि 7, 11 और 13 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 1001। एलसीएम मतलब कि ये जो 1001 है ये 13 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है और 7 से भी विभाज्य है। ठीक है, और यही जो है इन तीनों से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या है। हमसे क्या बोला, 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 1001 हो जाएगी, है ना। और 13 से विभाज्य होने वाली 4 अंक सबसे छोटी संख्या वो भी 1001 हो जाएगी। अब क्या बोला, इनके जो अंक है, जो अंक है इनके योग का गुणनफल निकालना है। पहले इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2। इधर भी ये 2 हो जाएगा। ये 11 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है, ये 13 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है। इसका हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। इतना सिंपल था, बस आपको पता होना चाहिए था कि 7, 11 और 13 से जो सबसे छोटी 4 अंक की विभाज्य होने वाली संख्या है वो है 1001। तो देखो 11 की भी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली 1001 हो जाएगी और 13 की भी यही हो जाएगी। तो इन दोनों अंकों का योग पूछा है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। चलो अगला। हाँ, मुझे लगता है ये अपना आखिरी क्वेश्चन है। देखो, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे क्या करना है, हमें लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो ये चैनल है इसे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है आपको आसानी से मिल सके। चलिए फिर हम आज हमारा सेशन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।